ये झूठा सच उपन्यास है, उसकी हाँ जी। अंतर्वस्तु बता दीजिएगा। हाँ, झूठा सच उपन्यास की अंतर्वस्तु का मतलब है कि उसकी जो कथा वस्तु के अंदर छोटी-छोटी, क्योंकि कथा वस्तु की जब बात करते हैं हम लोग, कथा विन्यास की जब बात करते हैं, तो कथा विन्यास के अंतर्गत एक तो मूल कथा होती है, नंबर 2 में प्रासंगिक कथाएँ होती हैं और नंबर 3 में अ, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। तो अंतर कथाएँ, 3 तरह की कथाएँ एक कथा वस्तु के अंतर्गत हुआ करती हैं। तो उन्हीं में से वो कथा वस्तु को ही हम अंतर वस्तु कहेंगे, यानी कि प्लॉट। उपन्यास के कथा विन्यास के अंतर्गत कौन-कौन सी अंतर वस्तुएँ लेखक ने समाहित की हैं, उनकी चर्चा हम अंतर वस्तु के अंतर्गत करते हैं। तो जैसा कि झूठा सच, हम लोग कल देख रहे थे कि इस उपन्यास में झूठा सच, यानी कि देश विभाजन के समय की जो हमारी त्रासदी है, देश विभाजन के समय में जो पंजाब प्रदेश में इस प्रकार से प्रणाम वहाँ, सुमन। प्रणाम, लाहौर शहर का भोला पांधे नाम की गली और वहाँ हिंदू और मुस्लिम लोगों की दयनीय स्थिति का जिस तरह से चित्रण है, किस प्रकार से वहाँ कई तरह की घटनाएं घटती हैं, किस तरह से जयदेव पुरी और उनकी बहन तारा एक कठोर संघर्ष के दौर से होकर गुजरते हैं और किस प्रकार से जयदेवपुरी वहाँ से एक सुरक्षित जगह की तलाश में हिंदुस्तान आता है और लखनऊ में आकर बसना चाहता है। अपने परिवार को भी अपने साथ में लेकर आ जाना चाहता है लखनऊ, लेकिन लेकर आ नहीं पाता, क्योंकि उसी दौरान दंगा फिसाद छिड़ता है और फिर मुस्लिम और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक घमासान फिसाद शुरू हो जाता है। तो इस तरह से उपन्यास की जो अंतर्वस्तु है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे को आधार बनाकर ही तैयार की गई है। तो पहले भाग में वतन और देश में उस समय के देश की, भारतीय समाज की परिस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। और दूसरे भाग में हम लोग देखते हैं कि देश का भविष्य। तो देश के भविष्य में खंड में आज़ादी के बाद देश की क्या तस्वीर बनी, किस प्रकार से जयदेव पुरी लखनऊ में आकर प्रतिष्ठित होता है और किस प्रकार से वो पत्रकारिता को, एक प्रेस की स्थापना करता है, पत्रकारिता को बढ़ावा देता है और धीरे धीरे वह खुद जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता था, वही जयदेव पुरी किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होता चला जाता है और किस प्रकार से वो अपने सहयोगियों या अपने कर्मियों को की स्वतंत्रता के अधिकार पर वो अंकुश लगाने की कोशिश करता है। इन सारी बातों को, इन सारी कथाओं को इस उपन्यास में अंतर वस्तु या अंतर कथा के रूप में, अंतर वस्तु के रूप में लिया गया है। तो झूठा सच एक तरह से झूठे लोगों की और सच्चे लोगों की, जैसे कि मैं कल बता रहा था, झूठे लोग वो हैं जो देश की जनता को ठगा था, झूठी तसल्ली लोगों को दी थी, वो झूठे साबित हुए। और जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले आम जनता, आम लोग थे, वही आम लोग सच थे, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे और जिनका एक तरह से मोहभंग हुआ। जो सपने उन लोगों ने देखे थे, वो सारे सपने साकार न हो सके। आज़ादी तो मिली, लेकिन वह आज़ादी उनके लिए महज राजनीतिक आज़ादी थी। वह न तो सामाजिक थी और न ही सांस्कृतिक, केवल वह एक राजनीतिक आज़ादी थी। तो इस पूरे उपन्यास में, झूठा सच उपन्यास में, लेखक ने इसी बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि उस समय किस तरह से देश की स्थिति थी और फिर आज़ादी हासिल हुई तो फिर हमारे साथ क्या हुआ, क्या हिंदुस्तानी जनता का भाग्योदय हुआ, उनकी किस्मत बदली या नहीं। तो उपन्यास के अंत में आकर हम लोग देखते हैं कि देश का जो भविष्य गढ़ा गया वो जनता के हित में नहीं था। जनता जो चाहती थी, ये जनता के हित में देश को, जो देश की जो तस्वीर बननी थी, ऐसी तस्वीर दुर्भाग्य से बन नहीं पाई। तो इस तरह से झूठा सच उपन्यास में यशपाल ने अपनी राजनीतिक चेतना, क्योंकि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मार्क्सवादी चेतना से परिपूरित
कथाकार हैं यशपाल। तो अपने इस महाकाव्यात्मक उपन्यास में लेखक ने, यशपाल जी ने, उस समय के राजनीतिक पूरे परिदृश्य को हमारे सामने बड़े यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ रखा है और एक परिवर्तन, एक क्रांति खड़ा करने का काम उन्होंने किया था। और जो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किया, जो क्रांति खड़ा करने का उद्देश्य के लेकर उपन्यास लिखा, वह क्रांति अब तक आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी नहीं आ सकी, देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल नहीं सकी। तो आज हम लोगों का विषय है जिंदगी नामा, जो दूसरा उपन्यास है। सर जी सर हाँ। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं हाँ विशेषताओं का विवेचन कीजिए, तो हम लोग कैसे शुरू करेंगे और अंत कैसे शुरू करेंगे सर? हाँ, क्या क्वेश्चन में नहीं समझ पाया, आवाज नहीं पहुंची आपकी, फिर से बोलिए जरा। क्वेश्चन है सर, हम्म। जयदेव पुरी की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए, तो हम लोग जी कैसे जी जी, शुरू हाँ हाँ, करेंगे जी और जी जी, हाँ और हाँ। अंत तो कैसे शुरू करेंगे सर? अंत कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि जयदेव पुरी का सर चरित्र चित्रण। तो जयदेव पुरी, शुरू कैसे करेंगे और अंत कैसे करेंगे सर? जरूर 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 जरूर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना है कि उपन्यास क्या है। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा, मैं उपन्यास को मानव जीवन, मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूं। तो उपन्यास में चरित्र सबसे प्रमुख तत्व हुआ करता है। उपन्यासकार अपने समाज के विविध चरित्रों को लेकर, विविध पात्रों को लेकर उपन्यास कला या उपन्यास शिल्प का निर्माण करता है। तो पात्र नियोजन और चरित्र निर्माण एक उपन्यास का सबसे प्रमुख शिल्प है, सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। तो उपन्यास में चरित्र ही, क्योंकि उपन्यासकार अपने समाज के विविध चरित्र को ही समाज के सामने रखना चाहता है, इसलिए इस उपन्यास झूठा सच उपन्यास में जितने भी पात्र हैं, उन तमाम पात्रों में से जयदेव पुरी प्रमुख पात्र है, या ये कहें कि उपन्यास का नायक है। तो लेखक ने जयदेव पुरी के चरित्र में निम्नांकित विशेषताओं को भरा है। यह हम जयदेव पुरी के चरित्र में यह निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखते हैं। ये भूमिका बनेगी। उसके बाद जयदेव पुरी के चरित्र में हम लोग क्या क्या देखते हैं, उसको पैराग्राफ वाइज करके हम लोगों को लिखना है। हो सके तो हेडिंग में, हेडिंग के तौर पर आप लोग उनके चारित्रिक विशेषताओं को भी दे सकते हैं, जैसा कि एक ईमानदार व्यक्ति, जैसा देश प्रेमी युवक, एक कुशल पत्रकार, उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला एक देश प्रेमी युवक। इस तरह से उनकी जितनी भी चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको आप लोग पॉइंट वाइज दे सकते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष देंगे कि वास्तव में यशपाल ने अपने इस उपन्यास में जयदेव पुरी के चरित्र को बड़ी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। निश्चय ही जयदेव पुरी का चरित्र एक उन्नत एवं आधुनिक चरित्र है। जयदेव पुरी का चरित्र हमें प्रभावित करता है देश निर्माण के लिए। तो निष्कर्ष के तौर पर आप लोगों को थोड़ा यह देना है कि आप लोग कितने प्रभावित हैं जयदेव पुरी से। क्या जयदेव पुरी एक आधुनिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है? क्या हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं एक नई युग, एक राष्ट्र निर्माण में? इन बातों को आप लोगों को निष्कर्ष के तौर पे देना है। तो जब चरित्र का चित्रण करेंगी, क्योंकि उपन्यास में चरित्र या पात्र नियोजन सबसे एक प्रमुख तत्व है। कथा वस्तु, उपन्यास में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो कथा विन्यास, नंबर 2 में चरित्र निर्माण, और नंबर 3 में संदेश यानी कि प्रतिपाद्य। तो संदेश भी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है। कथा विन्यास भी आ सकता है, और चरित्र निर्माण। जैसा कि झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में कहें तो जयदेव पुरी एक प्रमुख चरित्र है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तारा, उनकी बहन तारा भी है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बाकी के जो चरित्र हैं, बाकी के भी डॉक्टर प्राणनाथ हैं, उसके बाद रामज्वाया है, उसके बाद और कुछ कैरेक्टर हैं, कनक है जो जयदेव पुरी से प्रेम करती है, कनक। तो इस तरह के कुछ पात्र हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है उसमें
वो जयदेव पुरी हैं। तो अब आएंगे हम लोग जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास जिंदगी नामा, यह उपन्यास एक आख्यानक उपन्यास है। तो कृष्णा सोबती, हम जिंदगी नामा पर आने से पहले जरा ये देखेंगे कि कृष्णा सोबती का जो व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व है कितना अद्वितीय है, कितना महान है। एक नारी लेखिका, एक नारी उपन्यासकार के रूप में कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास में नारी जीवन की किस प्रकार से व्याख्या की है और नारी का एक मनोवैज्ञानिक चित्र किस प्रकार से कृष्णा सोबती जी अपने उपन्यासों में, अपनी कथात्मक कृतियों में उन समस्याओं को चित्रित करती हैं और नारी का एक अस्तित्व, नारी का एक स्वतंत्र अस्तित्व किस प्रकार से समाज में वो खड़ा करना चाहती हैं, उनके उपन्यासों में हम लोग देखते हैं। तो यह उपन्यास भी, जिंदगी नामा उपन्यास भी उसी समय आज़ादी के पहले की घटनाओं को चित्रित करता है, क्योंकि यह भी उसी पंजाब प्रदेश पर आधारित है। और पंजाब प्रदेश का गुजरात जिला एक जिला है, उसी पंजाब प्रदेश में अविभाजित भारतवर्ष का पंजाब प्रदेश और उसी के अंतर्गत एक जिला है गुजरात, और गुजरात जिला का एक गांव है। गांव का नाम, यदि आप लोगों ने उपन्यास को पढ़ा होगा तो गांव का नाम मुझे लगता है डेरा जट्टा। तो डेरा जट्टा नाम का एक गांव है पंजाब प्रदेश का। तो आजादी के पहले का वो गांव, और वह गुजरात जिला आज के समय में आजादी के बाद जो कि पाकिस्तान में सर चला गया। आवाज चली गई है। सर लेफ्ट हो गए हैं ना? हाँ यार सर का कॉल सरोनी, आया होगा इसीलिए, कॉल आया होगा इसीलिए लेफ्ट हो गए। अच्छा
हेलो। हाँ जी सर, आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ, लेफ्ट हो गया। मैं मेरा एक फोन कॉल आ गया और रिसीव करने से ही पहले ही मैं कट गया, आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा का मतलब है जीवन का आख्यान, जिंदगी का आख्यान। तो कृष्णा सोबती ने इस उपन्यास में किस तरह से डेरा जट्टा नामक गांव, जो खुद कृष्णा सोबती जी का गांव है, उनकी जन्मभूमि है, उसी गांव को किस प्रकार से उन्होंने, कृष्णा सोबती जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि डेरा जट्टा गांव की सांस्कृतिक विरासत, वो जो गांव और गांव की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको यहाँ पे जिंदगी नामा में कृष्णा सोबती जी ने, लेखिका ने प्रस्तुत किया है। तो एक बड़े विशाल कलेवर में लगभग 350 के पृष्ठों में यह उपन्यास विस्तृत है। तो उपन्यास को जब हम लोग देखते हैं, और उपन्यास पर आने से पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कृष्णा सोबती जी के बारे में। तो कृष्णा सोबती एक समर्पित साहित्यकार हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित कर दी थी। तो उन्होंने जो भी लिखा, कुछ कहानियां लिखी, सार्थक उपन्यास लिखे, और उन तमाम उपन्यासों में उन्होंने विशेष रूप से नारी जीवन को लेकर, नारी जीवन की विविध समस्याओं को लेकर उत्कृष्ट उपन्यासों का निर्माण किया था। तो उनकी जो कहानियां हैं या उनके जो उपन्यास हैं, उनमें विशेष रूप से भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रस्फुटन हुआ है। तो उन्होंने जो कुछ लिखा, कृष्णा सोबती जी ने जो कुछ उपन्यास लिखे, जो कुछ कहानियां लिखी, उनमें विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उनका एक संस्मरण आया 1977 में, हम हशमत। ये बहुचर्चित उपन्यास नहीं कहेंगे इसको, एक संस्मरण है, एक रेखा चित्र है, हम हशमत। फिर उसका दूसरा भाग आया 1999 में। उसके बाद उनका एक कहानी संग्रह आया, बादलों के घेरे। फिर डार से बिछुड़ी नामक उनका एक उपन्यास आया 1958 में। उससे पहले, बहुत पहले, डार से बिछुड़ी नामक एक उपन्यास उन्होंने लिखा था। फिर मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, तो उनका एक उपन्यास। फिर यारों के यार या तीन पहाड़ एक लघु उपन्यास है, जिसको बृहत कहानी या गुरु कहानी या फिर लंबी कहानी या फिर लघु उपन्यास कहा जाता है। सूरजमुखी अंधेरे की, उनका एक उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे की। इस उपन्यास में नारी की पिपासा, यौन पिपासा को सूक्ष्म रूप से चित्रित किया गया है। फिर जिंदगी नामा, जिस उपन्यास की समीक्षा आज हम लोग करेंगे, ए लड़की, उनकी एक छोटी सी उपन्यास कृति है, ए लड़की। फिर दिलो दानिश, समय सरगम, जिंदगी नामा भाग 2। तो जिंदगी नामा 2 पार्ट, जैसे कि झूठा सच के 2 खंड हैं, जिंदगी नामा के भी 2 खंड। तो दूसरा खंड बहुवचन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से
ये पत्रिका में बहुवचन में प्रकाशित हुआ। फोन बजता रहा, समकालीन भारतीय साहित्य में फोन बजता रहा नामक एक लेख भी उनका प्रकाशित हुआ। तो कृष्णा सोबती जी ने जो कुछ लिखा, अपने समय की टकरार, अपने समय से टकराते हुए, अपने समय के सिद्धांतों से टकराते हुए उन्होंने सार्थक साहित्य कृतियां रची। तो क्योंकि साहित्यकार का धर्म ही यही होता है कि अपने समय को यथार्थ रूप से चित्रित करे और अपने समय की जो मान्यताएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, उन गलत मान्यताओं से वो सीधा टकराए और उसको परिवर्तन, उसमें एक क्रांति खड़ा करने का काम एक साहित्यकार करता है। तो निश्चित रूप से कृष्णा सोबती जी ने भी अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से समाज को सुधारने या फिर समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया। तो क्वेश्चन आता है कि कृष्णा सोबती के कथा साहित्य को संक्षेप में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आया। तो आप लोगों को डार से बिछुड़ी से लेकर के उनकी तमाम औपन्यासिक कृतियां, तमाम कहानी संग्रह, रेखाचित्र जो भी है, रेखाचित्र को छोड़ देंगे तो भी चलेगा क्योंकि कथा साहित्य पर यदि आया तो थोड़ा थोड़ा करके सबको थोड़ा थोड़ा करके लिखना होगा और फिर निष्कर्ष देना होगा। यदि कथा सफर पर आया उनकी कथा यात्रा पर, उनके कथा सफर पर कोई क्वेश्चन आया तो, और यदि जिंदगी नामा पर स्पेशली क्वेश्चन आया या फिर चरित्र निर्माण पर कोई क्वेश्चन आया तो फिर अलग ढंग से आप लोगों को लिखना होगा। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस उपन्यास में जिंदगी नामा में डेरा जट्टा नामक जो गांव है, उसी गांव को केंद्र में रखकर ही उपन्यास निर्मित हुआ है। तो किस प्रकार से डेरा जट्टा गांव में वहां के लोग किस तरह से एक सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक चौपाल है, शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा हम सब मनाते हैं। शरद पूर्णिमा, कुंवार के महीने की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, उसी दिन अलग अलग जगहों पे कुछ पर्व, कुछ त्योहार, कुछ मेले लगते हैं। तो वो जो गांव है डेरा जट्टा नामक गांव, जहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, तीनों समुदाय के लोग उस गांव में रहते हैं। सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की है। तो यहाँ पे इसीलिए जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने एक साझी सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत की है। तीनों हिंदू, मुसलमान और सिखों, तीनों की संस्कृतियों को यहाँ पे एक साथ जिंदगी नामा में प्रस्तुत किया गया है। तो त्रिंजन का त्योहार है, लोहड़ी का त्योहार का वर्णन है, दशहरा भी है और पंजाबियों की वैसाखी, इन सभी त्योहारों का, तीज त्योहारों का अति सुंदर चित्रण है। तो जिंदगी नामा उपन्यास में डेरा जट्टा नामक गांव का जीवंत रूप चित्रित हुआ है। तो इस उपन्यास पर जब हम लोग देखते हैं तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार से डेरा जट्टा गांव में शाह जी का जो परिवार है, जो संपन्न परिवार, अब पूरे गांव में उन्हीं का ही दबदबा है। बड़े शाह और छोटे शाह दो भाई हैं और ये लोग एक तरह से पूरे आसपास के, अपने ही गांव के नहीं, पूरे आसपास के लोगों को अपने कब्जे में किए हुए हैं और फिर एक तरह से उनका शोषण करते हैं। बाहरी तौर पर जो दिखावा करते हैं वो तो महज दिखावा है, सेवा की भावना उनके लिए महज एक दिखावा है। असली में सेवा की आड़ में वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोगों का शोषण करते हैं। एक मानसिक शोषण अक्सर वो लोग क्या करते हैं, तो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर आर्थिक रूप से उनका शोषण होता ही रहता है। तो जिंदगी नामा उपन्यास की शुरुआत उसी शरद पूर्णिमा की रात की चौपाल के अंतर्गत होती है कि जो बड़े शाह हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात को वहाँ पे एक कथा होती है। गांव भर के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और
शरद पूर्णिमा की रात को हम लोगों को पता है कि इतनी चांदनी आसमान में धरती पर बिछी हुई होती है, क्योंकि चांद पूरी तरह से उस दिन खिला हुआ होता है। और स्वाति की बूंदें, हम लोगों को पता है कि कुंवार उस दिन, ऐसा मानते हैं हम लोग कि स्वाति की बूंदें उस दिन या फिर शरद पूर्णिमा की रात को कुछ अमृत की बूंदें धरती पर पड़ती हैं। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के साथ हम लोग दशहरा पर्व या फिर उसके बाद और कुछ शरद पूर्णिमा का मेला लगाया जाता है। तो उसी दिन शाह जी पूरे गांव के लोगों को चौपाल में एक कथा सुनाते हैं, और वह जो कथा है पूरे अंचल की कथा है। किस प्रकार से उस पूरे डेरा जट्टा गांव के आसपास का पूरा अंचल किस प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, और किस प्रकार से पुरानी बातों को शाहजी, बड़े शाहजी इस उपन्यास में प्रस्तुत करते हैं। तो महाकाव्यात्मक स्वरूप लिया हुआ यह जो उपन्यास है, इस उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो अंतर्वस्तु है, इसकी जो कथा वस्तु है, किस प्रकार से पंजाब का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण है, और पंजाब की साझा संस्कृति को किस प्रकार से चौपाल के माध्यम से कथा, चौपाल में कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कि जिंदा रूख, तो इसका पहला भाग है जिंदगी नामा उपन्यास का जो पहला भाग जिंदा रूख उपनाम से, उप शीर्षक से पहले खंड का नामकरण किया गया है। तो जिंदगी नामा यानी कि जिंदा रुख, जिंदा रुख का मतलब है वह जो इलाका है, वह उस इलाके के लोग पूरी जिंदा दिली के साथ जिंदगी जीते हैं। उनकी जिंदगी का जो रुख है वह रुख जिंदा दिल है, पूरी जिंदा दिली के साथ जिंदगी जीते हैं। किसी भी प्रकार की उनके मन में कोई खटास नहीं है। यद्यपि शाह जी का उनका जो परिवार है वह परिवार पूरे आसपास के लोगों का एक तरह से लोगों को डोमिनेट करके रखे हुए हैं। तो इसमें अविभाजित पंजाब की साझी सांस्कृतिक जन संस्कृति का आख्यान प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में अविभाजित पंजाब, आजादी के पहले का जो विराट पंजाब प्रदेश था, उस पंजाब प्रदेश की साझी संस्कृति, इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदायों की संस्कृति का आख्यान है। गांव डेरा जट्टा का आख्यान भी है। पूरे इलाके की साझी संस्कृति के साथ साथ डेरा जट्टा जो गांव है उस गांव का भी आख्यान दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम तथा देश प्रेम का भी आख्यान है। जो बड़े शाह हैं डेरा जट्टा के, वो बड़े शाह पूरे गांव के लोगों को चौपाल में रात को कथा जो सुनाते हैं, वही कथा यहाँ एक उपन्यास का स्वरूप धारण की हुई है। तो इस अंतर्गत बड़े शाह जी स्वतंत्रता संग्राम तथा देश प्रेम का आख्यान भी देते हैं कि पूरे पंजाब प्रदेश के नौजवान किस प्रकार से फौज में भर्ती होते हैं। और क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो पंजाबी लोग हैं बड़े हिम्मतवर हुआ करते हैं, बड़े हिम्मत का काम करने वाले होते हैं, और अक्सर देखते हैं वो लोग फौज में राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के जो सीमावर्ती प्रदेशों के लोग हैं, अक्सर वो लोग फौज में भर्ती होते हैं। सरहद पर जाकर के देश की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ही ऐसी है। हम लोग उड़ीसा से या बंगाल से या फिर मध्यवर्ती प्रदेशों के, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से उतने नौजवान फौज में भर्ती नहीं होते जितना कि राजस्थान, पंजाब के लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरहद पर क्या कुछ हो रहा है। तो इसीलिए वो देश के नाम पर मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। उनमें ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपने वतन की सुरक्षा करते हैं। तो पंजाबी चरित्रों को दुस्साहस कारनामों का भी आख्यान इसमें दिया गया है। जो पंजाबी लोग हैं किस तरह से दुस्साहसिक कारनामे करते हैं। साहसिक कार्य तो करते ही हैं, साहसी कार्य करने के साथ साथ कुछ दुस्साहसिक कार्य भी करते हैं, उनका भी इसमें चित्रण है। और फिर शाहों की जिंदगी का आख्यान भी है। जो शाह हैं, जो डेरा जट्टा गांव का शाह परिवार है, उनको भी
यहाँ पे चित्रित किया गया है कि किस प्रकार बड़े शाह और छोटे शाह और उनकी जो पत्नियां, बड़ी बड़ी साहनी और छोटी साहनी, छोटी साहनी यानी कि उनका नाम है बिंद्रा दई। तो बिंद्रा दई छोटे शाह की पत्नी है, बड़े शाह की पत्नी ये दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी की मौत हुई, दूसरी पत्नी आई, अब भी उनका कोई बच्चा नहीं है। जबकि छोटे शाह के लाली नाम का एक लड़का है। तो उनकी पारिवारिक कथा, शाह परिवार की पारिवारिक कथा भी इस उपन्यास में चित्रित है। तो उपन्यास की शुरुआत जब होती है, बड़े शाहजी जब उपन्यास की कथा यानी कि चौपाल कथा शुरू करते हैं, तो चौपाल कथा की पृष्ठभूमि पर कुछ कहते हैं। और जो कथा है, क्योंकि पंजाबी भाषा झूठा सच की भांति इस उपन्यास में भी लेखिका ने पंजाबी मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि कथा पंजाब प्रदेश की है, पंजाब प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की है। इसलिए इसकी जो भाषा है, इसका जो भाषा शिल्प है, उसमें हम लोग देखते पंजाबी का रंग चढ़ा हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा गुरु गोविंद सिंह का। सिख धर्म के या सिख समुदाय के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुछ कहा था। क्या कहा था? मुगल बादशाह औरंगजेब के जोर जुल्म देखकर उन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा था यहां हम लोग देखेंगे। तो उस समय मुस्लिम शासक गुरु गोविंद सिंह के समय में मुस्लिमों ने किस प्रकार से हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किए थे, और उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था, इतना अमानवीय हो गया था कि मजबूर होकर गुरु गोविंद सिंह को कहना पड़ा था कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सकें तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि जब दूसरे सारे रास्ते कारगर न हो सकें, सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, जुल्म को रोकने के लिए, किसी के अत्याचार के दमन के लिए यदि साम दाम दंड भेद सारी नीतियां खत्म हो जाएं, तो फिर लास्ट में उस जुल्म के खिलाफ यदि तलवार भी कोई उठा लेता है, हिंसा पर भी कोई उतर आता है, तो वह जायज है। ऐसा गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। तो इसी कथन, गुरु गोविंद सिंह के इसी कथन से, क्योंकि सिख समुदाय के लोग, आप लोग भी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, नहीं गुरु नानक देव को मानते हैं, तो उनके गुरु हैं वो। हम लोग जैसा कि हिंदू लोग राम भगवान को मानते हैं, नहीं मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं, रहीम को मानते हैं। तो अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो इसी धार्मिक मान्यताओं को, सर जी कहिए। ये सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी? सच्ची घटना पर आधारित है भी और नहीं भी। कुछ सच्ची घटनाएं भी हैं और कुछ काल्पनिक भी हैं, क्योंकि सर कृष्णा सुबती, सिक्का बदल गया जो है उसी टाइम का शायद ये है ना कहानी? जी जी जो जी जी उसके जी बाद सिक्का, और सिक्का बदल गया उसी के आसपास की ही है। और क्योंकि कृष्णा सोबती जी ने अपने ही गांव की कथा को इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है, तो सच्चाई, यथार्थ जीवन दर्शन, यानी कि जीवन की सच्चाइयां भी हैं और कुछ कल्पनाएं भी हैं। तो बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी जो इसकी अंतर्वस्तुएं हैं, वो यथार्थ यानी कि सच्चाई पर आधारित हैं, क्योंकि खुद जो कुछ अपनी आंखों से देखा है कृष्णा सोबती जी ने, जो कुछ उन्होंने भोगा है, उन्हीं बातों को यहाँ इस जिंदगी नामा में जीवन के आख्यान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो गुरु गोविंद सिंह के इसी कथन से उपन्यास की शुरुआत होती है, या यूं कहें चौपाल कथा की शुरुआत होती है। तो कृष्णा सोबती ने उपन्यास के प्रारंभ करने के साथ ही इतिहास दृष्टि भी शब्दबद्ध की है, और इतिहास के साथ लोकमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन को भी जिंदा रखने का काम किया है। तो ऐतिहासिक कुछ घटनाएं भी हैं और फिर कुछ मिथ माने कि कुछ काल्पनिक बातें भी हैं। तो पंजाब लोकमानस की इसी बहती सांस्कृतिक भागीरथी को
लेखिका ने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है जिंदा रुख के उपशीर्षक से उपन्यास की शुरुआत। तो 1947 के विभाजन द्वारा काटे जाने का चित्र प्रस्तुत किया गया है। उस समय क्या कुछ हुआ, सन 47 में किस प्रकार से पंजाब प्रदेश में हिंसा हुई, दंगे फिसाद हुए, क्या कुछ हुआ, उन बातों को यहाँ पे लेखिका ने प्रस्तुत किया है। तो इसकी जो अंतर्वस्तु को देखते हैं, इसकी अंतर्वस्तु व्यापक है। एक विराट कलेवर पर इसकी कथावस्तु को गुम्फित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। उस सीमित कथा के दायरे में बांधकर प्रस्तुत करना बड़ा ही कठिन है। एक लंबी कथा है। मूल कथा है डेरा जट्टा गांव तथा पूरे अंचल की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करना। इसी मूल कथा के साथ ढेरों बहुत सारी प्रासंगिक कथाएं हैं। प्रसंगवश बहुत सारी कथाएं आई हुई हैं और फिर कुछ अंतर कथाओं का भी जिक्र है जो प्रत्यक्ष मान नहीं होती, अंतर कथा में किसी पात्र के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, क्योंकि खुद उपन्यास का जो नायक है बड़े शाह जी पूरी कथा सुनाते हैं। तो इस तरह से खुद नायक शाह जी ही पूरे अंचल की कथा सुना रहे हैं। तो बहुत सारी अंतर कथाएं इस उपन्यास में अंतर्निहित हो गई हैं, समाहित हो गई हैं। तो एक तरह से इसको आंचलिक उपन्यास की कोटि में भी रखा जाता है, क्योंकि पूरे पंजाब अंचल विशेष की साझी संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को ब्यौरेवार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कथात्मक शैली में। तो उपन्यास, आंचलिक उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि कोई विशेष उसमें कोई नायक या नायिका नहीं होती, पूरी कथा या पूरा अंचल ही नायक होता है और आंचलिक उपन्यासकार एक एक करके अपने अंचल की पूरी कथा को प्रस्तुत करता है पाठकों के सामने। तो इसी तरह से इसमें भी लेखिका ने शाह जी के माध्यम से पूरे अंचल की कथा, पूरे अंचल की जिंदगी को, पूरे अंचल की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को ब्यौरेवार यानी कि कथात्मक रूप में एक एक करके प्रस्तुत किया है। तो इसमें त्रिंजन है, इसमें जितने भी त्योज त्योहार हैं उनका भी वर्णन है। पूरे डेरा जट्टा गांव के रूप में, पूरे जिंदा रुख के सांकेतिक प्रयोग के रूप में कवि ने वहाँ की पूरी विरासत को प्रस्तुत किया है। तो गांव डेरा जट्टा का आख्यान, इसी संदर्भ में जिंदगी नामा में हम लोग देखते हैं कि लेखिका किस प्रकार से डेरा जट्टा नामक जो गांव है उस गांव का आख्यान किस तरह से प्रस्तुत करती हैं। तो जीवन की कथा, जिंदगी नामा का मतलब है जीवन की कथा, जिंदगी की कथा। तो खुद कृष्णा सोबती की जिंदगी की कथा इस उपन्यास में कही गई है। ऐसा कहें तो फिर अन्योक्ति नहीं होगी। तो अपने ही गांव डेरा जट्टा की पंजाबी जन संस्कृति को प्रतीक कथा के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में लेखिका ने प्रस्तुत किया है। तो अविभाजित पंजाब गुजरात जिला का एक बहुत बड़ा गांव डेरा जट्टा, जहां किसान भी हैं, जाट किसान। जाटों का आंदोलन आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टेलीविजन पे देखा भी होगा कि जाट समुदाय के लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन प्रदेशों में जाट किसान हैं जो आंदोलन आप लोग देख रहे हैं। विशेष रूप से उसमें पंजाब प्रदेश के किसान हैं, सारे लोग पंजाबी के पंजाबी। जो आंदोलन, किसानों का आंदोलन चल रहा है वो क्या है उस पर हम लोग नहीं आएंगे। वो वाकई किसानों का आंदोलन है या फिर और कुछ है, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो फिर वहाँ हिंदू शाह, मुसलमान भी कारीगर के रूप में किसान कारीगर हैं, निम्न जाति के लोग भी हैं, सभी समुदाय के, सभी जाति के लोग वहाँ पे हैं डेरा जट्टा गांव में। तो किस प्रकार से वहाँ के लोग शाह जी के अधीन में रहकर, शाह जी के साथ रहकर किस प्रकार से अपनी जिंदगी बिताते हैं।
तो शाह जी के उस चौपाल कथा में, शाह जी की चौपाल कथा में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा अंचल एक सांस्कृतिक डोर में बंधा हुआ है और किस प्रकार से वो लोग हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों आपस में मिलकर सभी के त्योहारों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं और बड़ी खुशी से सारे त्योहार, चाहे लोहड़ी हो, चाहे वैसाखी हो, चाहे ईद हो, चाहे दशहरा हो, इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो पंजाब पलटन 40 और 33 की खूब चर्चा भी उपन्यास में हुई है। तो पंजाबी पलटन, पंजाबी फौज, पलटन 40 और पलटन 33 की उनकी जो टुकड़ी है, कितनी हिम्मत से वो लोग दुश्मनों से लड़ती है उनकी टुकड़ी, और किस प्रकार से देश को उन विदेशी ताकतों से सुरक्षित रखते हैं, इन बातों का भी इस उपन्यास में जिक्र हुआ है। तो काशी शाह और बड़े काशी शाह, छोटे शाह जो हैं, किस प्रकार वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, किस प्रकार से उन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए भी एक तरह से सन्यासी जीवन जीने का व्रत ले रखा है, और किस प्रकार से उनकी पत्नी विंद्रादयी उनसे नाखुश रहती है, किस प्रकार बड़े शाह की पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी पत्नी आई हैं, अब भी उनको कोई बच्चा नहीं है, उनके मन में तीसरी पत्नी की भी बात उठती है, लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पाते। तो एक ईमानदार, एक धार्मिक, एक धर्मात्मा के रूप में किस प्रकार बड़े शाह खुद को प्रस्तुत करते हैं, जबकि वो वाकई कोई धर्मात्मा नहीं है। उनके धर्मात्मा के मुखौटे के पीछे की जो असलियत है, उनका जो असली चेहरा है, एक शोषक व्यक्तित्व का है। किस प्रकार से वो शोषण करते हैं पूरे अंचल के, पूरे इलाके के लोगों को, उसका भी वर्णन इस उपन्यास में हुआ है। तो विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम तथा देश प्रेम का आख्यान, आजादी की लड़ाई को भी इस जिंदगी नामा में आख्यानात्मक रूप प्रदान किया गया है। तो सन 1907 से लेकर 1915 तक की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, तब तक आजादी की लड़ाई उतनी जोर नहीं पकड़ी हुई थी। 1915 तक गांधी जी की सक्रिय भागीदारी जब हुई भारतीय राजनीति में, तो स्वतंत्रता आंदोलन को में एक नया मोड़ आया, तो उसको त्वरित किया गया, उसमें एक नई जान भरने का काम गांधी जी ने किया। फिर भी उस समय जो कुछ हो रहा था, तो उस दौरान क्या कुछ हुआ था, जरा उस पर एक नजर डालेंगे। तो 1905 में बंग भंग और 1911 में बंग ऐक्य, तो वंग विभाजन, बांग्लादेश का विभाजन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से बांग्लादेश भारतवर्ष से एक अलग स्वतंत्र देश बना। 1907 में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह, जो कि शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, उनको तड़ीपार किया गया, उनको किस प्रकार से काला पानी की सजा देश से निकाला गया। 1909 में मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में किस प्रकार से फांसी दी गई। कब? 1909 में इंग्लैंड ले गया उनको, मदन लाल ढींगरा जी को, और वहीं इंग्लैंड की धरती पर उनको फांसी दी गई। वहाँ की पार्लियामेंट में, वहाँ के कोर्ट में उन पर मुकदमा चला और दोषी साब्यस्त हुए, दोषी करार ठहराए गए और उनको वहीं फांसी दे दी गई। 1914 के गदर, जो गदर हुआ वहाँ पे, और इनकलाबियों की अनेक बार चर्चा इस उपन्यास में हुई है। जो आक्रमण हुए गदर में 1914 में, जिस प्रकार से एक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की चर्चा भी उपन्यास में है। और फिर कनाडा में कामागाटा मारू, तो कामागाटा मारू जहाज की चर्चा, तो जिंदगी नामा, पूरी जिंदगी की आख्यानात्मक कथा इसमें प्रस्तुत है। पंजाबी कवि पगड़ी जब संभाल जट्टा गीत आप लोगों ने सुना होगा। गदर फिल्म में जो गीत चलता है, सनी देओल जहाँ पे है, तो पगड़ी संभाल जट्टा, ये गीत शायद उसी फिल्म में या कोई दूसरी फिल्म में चलती है, ये गीत चलता है। तो उस गीत का गुंजार भी हमें इस इस उपन्यास में सुनाई पड़ता है। फौज की शहीद रेजिमेंट तथा देसी सिपाहियों द्वारा अंग्रेज सिपाहियों की तरह तरक्की की मांग पर फौजियों की फौज से निष्कासन की चर्चा भी कही गई है।
कि जब देसी हिंदुस्तानी फौजी डिमांड करते हैं कि उनकी भी तरक्की हो, उनकी भी प्रमोशन हो, और अंग्रेज फिरंगी सेनाओं को जिस प्रकार से सारी सुविधाएं फौज की नौकरी में दी जा रही हैं, उसी सारी सुविधाएं हिंदुस्तानी फौजियों को भी दी जाए, इस बात की जब मांग होती है तो अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत किस प्रकार से उनको नौकरी से निकाल देती है उसका भी जिक्र है। फिर गुजराती वकील गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रतिरोध की चर्चा भी हुई है। तो गुजराती वकील, गुजरात से थे गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार से उन्होंने भारतीयों की, काले भारतीयों को लेकर के वहाँ जो भेदभाव था, वर्ण भेद था, उसको मिटाने के लिए, और भारतीयों को, काले भारतीयों को वहाँ साउथ अफ्रीका में, और वहाँ के लोगों को भी, साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे उनको भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार से बचाने के लिए उन्होंने जो मुकदमा लड़ा, उनकी भी चर्चा इस उपन्यास में हुई है। हेलो तो सर। जी हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन सी क्लास ले रहे हैं सर? कौन सी क्लास है, मतलब ये आप लोगों का MHD कितना है? MHD 15 सेकेंड ईयर का क्लास है ये, MHD 15। जी। और हम लोग हाँ सर, सेकेंड ईयर की हूँ मैं। हाँ, हिंदी उपन्यास पार्ट 2, जिंदगी नामा उपन्यास हम लोग आज पढ़ रहे हैं जी। कल हम लोगों ने पढ़ा झूठा सच जी। तो इस तरह से जिंदगी नामा में उस समय आजादी की लड़ाई का संदर्भ भी प्रसंगवश प्रस्तुत हुआ है। तो पंजाबी चरित्रों के दुस्साहसिक कुछ कारनामे भी यहाँ पे दी गए हैं कि किस प्रकार से पंजाब के ग्रामीण परिवेश में, वहाँ के गांव में, ग्रामीण जीवन में कुछ ऐसे भी चरित्र हैं जो दुस्साहसिक कार्य करके दिखाने वाले हैं। तो उनकी भी तस्वीरें इस उपन्यास में खींची गई हैं। तो विशेष रूप से शाह परिवार के ही तानाशाह द्वारा विधवा बरकती को भगाना और उसके तेली पिता महिपत के परिवार को कत्ल के आरोप में फंसा देना। तो ये जो शाह परिवार है, डेरा जट्टा गांव का जो शाह परिवार किस प्रकार से आम लोगों का शोषण करता है, इस प्रकार से शाह परिवार का एक तारा शाह नाम का एक आदमी है जो उसी गांव की एक विधवा औरत को भगा कर ले जाता है, बरकती जिसका नाम है। तो बरकती को भगा के लेता है और फिर जो कि तेली जाति की लड़की है, उसी के पिता महिपत को यही लोग फंसा देते हैं किसी के कत्ल के आरोप में, और उस बेचारे व्यक्ति को जेल हो जाती है। फिर तारे शाह द्वारा ही गांव में शरीक भाइयों के बीच हत्या के षड्यंत्र को उजागर कर घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाने का भी प्रयास। तो कई सारी प्रासंगिक कथाएं उपन्यास में आई हैं। तो शाह परिवार की जो जिंदगी है उस पर भी कृष्णा सोबती जी ने कुछ नज़र डाली है। तो किस प्रकार से शाह परिवार जो है, बड़े शाह और छोटे शाह दोनों के बीच में कैसे संबंध हैं। शाह परिवार में बड़े शाह और शाहनी तथा राबिया व लाली कथा के मुख्य पात्र हैं। शाह परिवार में जो सदस्य हैं, बड़े शाह जी हैं, उनकी पत्नी शाहनी जी हैं, राबिया गांव की एक लड़की राबिया, और फिर लाली, छोटे शाह का बेटा लाली, इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। तो लाली और राबिया के बीच जो चक्कर है, राबिया लाली के बीच में जो संबंध है, और फिर छोटे शाह और बिंद्रा दई, क्योंकि दोनों पति पत्नी हैं, तो दाम्पत्य जीवन की जो कमजोरी है, दाम्पत्य जीवन के जो अफसोस हैं, उसको लेखिका ने यहाँ पे छोटे शाह और बिंद्रा दई के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो डेरा जट्टा गांव में शाहों के खानदान का ही दबदबा है, पूरे गांव में उन्हीं का ही दबदबा है, पूरा गांव उनको डरता है। और क्योंकि बड़े शाह, इसे शरद पुण्य की रात को बड्डे लाला निक्की बेबे के घर से होता है। बड्डे लाला के अनेक पुत्र हैं और बड्डे लाला 110 वर्ष की उम्र भोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
तो इस प्रकार से शाह परिवार में किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गांव के लोगों का शोषण करते हैं। तो शोषण की प्रवृत्ति शाह परिवार की एक विरासत बनी हुई है और किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी वे लोग आम लोगों का शोषण करते हैं, उनका दोहन करते हैं, इन सारी बातों का जिक्र उपन्यास में हुआ है। तो कथा विन्यास के अंतर्गत, उपन्यास की अंतर वस्तु के अंतर्गत इतने सारे आख्यान आएंगे। यदि कोई क्वेश्चन आता है अंतर वस्तु पर या कथा शिल्प पर, तो आप लोगों को एक एक करके इन सारे आख्यानों को प्रस्तुत करना है। अंतर वस्तु, तो कथा शिल्प की समीक्षा की बात जब आएगी तो आप लोगों को समीक्षा करनी होगी कथा शिल्प की। क्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक उपन्यास में जो कथा होती है या जो कथा शिल्प का निर्माण होता है, एक तो वो सरल हो, एक तो सहज हो, एक तो वह आकर्षक हो और प्रभावी हो। ये बातें कथा के अंतर्गत होनी ही चाहिए। जो उपन्यास की कथा होती है वो पाठक को प्रभावित करे, पाठक के मन में एक तरह से एक क्रांति या एक तरह से एक सुधार लाने का एक जज्बा उसके अंदर पैदा करे। ऐसी कथा, आकर्षक कथा और प्रभावी कथा एक उपन्यास में होनी चाहिए। तो कथाकार जब कथा शिल्प का निर्माण करता है, हम उपन्यास को उपन्यास शिल्प क्यों कहते हैं, कथा को कथा शिल्प क्यों कहते हैं? शिल्प का मतलब होता है एक मूर्ति, एक प्रतिमा। तो जिस प्रकार से एक शिल्पी अपना शिल्प बनाता है, तो जब वह अपना शिल्प का निर्माण करता है, कोई मूर्ति कोई प्रतिमा बनाता है, कोई शिल्प का निर्माण करता है, तो उसमें वो अपनी कलाकारी दिखाता है। अपनी कलाकारी दिखाता हुआ उसको रंग भरता है, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग भर के उसको नई नई आकृति प्रदान करके उसको भव्याकर्षक बनाता है, भव्य एवं आकर्षक बनाता है। ठीक उसी प्रकार एक कथाकार, एक कथा शिल्पी, एक साहित्य शिल्पी, हम शिल्पकार की तरह साहित्यकारों को भी साहित्य शिल्पी, साहित्य शिल्पकार कहते हैं, क्योंकि उन कलाओं की तरह साहित्य भी एक कला है। ललित कलाओं की तरह साहित्य भी एक कला है जिसका अटूट रिश्ता समाज से है, क्योंकि इसी साहित्य को हम न केवल समाज का आईना कहते हैं, समाज का दर्पण कहते हैं, बल्कि समाज का आईना भी कहते हैं, समाज का दीपक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से साहित्यकार जो शिल्पकार होता है, जो कथा शिल्पी या साहित्य शिल्पी होता है, अपने साहित्य शिल्प को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए उसमें कुछ अपनी कलाकारिता दिखाता है। तो उपन्यास के संदर्भ में यदि बात करें तो उपन्यास शिल्प में प्रमुख रूप से 4 बातें होती हैं। एक कथा शिल्प, नंबर 2 में चरित्र शिल्प, चरित्र निर्माण, नंबर 3 में भाषा शिल्प और नंबर 4 में संदेश यानी कि उद्देश्य। मोस्ट इंपोर्टेंटली परिवेश भी है, परिवेश देश काल तथा वातावरण भी इसमें आता है, संवाद योजना भी आती है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 पॉइंट्स: कथा, चरित्र, भाषा और संदेश, जिसको हम लोग प्रतिपाद्य कहते हैं, संदेश को। तो इस उपन्यास का जो कथा शिल्प है जिंदगी नामा, हम लोग देखेंगे कि मुख्य कथा जो है पूरी पंजाब प्रदेश की साझी संस्कृति को प्रस्तुत करना ही जिंदगी नामा की मूल कथा है। प्रासंगिक कथाओं में ढेर सारी कथाएं आई हैं। हम लोगों ने जैसा कि अभी देखा, शाह परिवार की कथा, स्वतंत्रता आंदोलन की कथा, कुछ सिख समुदाय के लोगों के दुस्साहसिक कार्यों की कथा, पूरे अंचल की हिंदू, सिख, मुस्लिम तीनों समुदायों की सांस्कृतिक विरासत की कथा, इत्यादि इत्यादि जितनी भी सारी प्रासंगिक कथाएं आती हैं। और फिर कुछ अंतर कथाएं भी आती हैं जिसका वर्णन, जिसका चित्रण बड़े शाहजी चौपाल में, चौपाल कथा के अंतर्गत गांव वालों को सुनाते हैं। तो इन तीनों कथाओं, मूल कथा, प्रासंगिक कथा और अंतर कथाओं के बीच में तालमेल
किस तरह से लेखिका ने बिठाया है, इस बात की चर्चा हम कथा शिल्प की समीक्षा के दौरान करते हैं। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को दिखाना होगा, बताना होगा कि इसकी जो कथाएं हैं कितनी आकर्षक हैं, कितने प्रभावी हैं, कितने सरल हैं, और फिर निष्कर्ष के तौर पर देना होगा कि जिंदगी नामा उपन्यास का कथा शिल्प जो है वो व्यापक है, बड़े कलेवर में उपन्यास सृजित हुआ है, इसलिए कथा में इसकी जो मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाओं के बीच में जो तालमेल है वो थोड़ा सा विशृंखलित हो गया है। फिर भी उपन्यास में जो जिंदगी नामा प्रस्तुत किया गया है पूरे अंचल का, वह जिंदगी नामा हमें प्रेरित करता है, हमें प्रभावी करता है, और हम लोग उस पंजाब की साझी विरासत से परिचित हो पाते हैं। और हिंदुओं का दशहरा, मुसलमानों का ईद, सिख समुदाय का वैसाखी, त्रिंजना, लोहड़ी आदि तीज त्योहारों के बीच में किस प्रकार से तीनों समुदायों के बीच एक सांस्कृतिक सद्भाव बिठाने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से इन्हीं संदर्भों में इस उपन्यास का कथा शिल्प आकर्षक एवं प्रभावी है, ऐसा हम लोगों को निष्कर्ष देना होगा। तो पूरे उपन्यास में, एक मिनट, आप लोग देखेंगे मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म होने जा रहा है, मैं भूल रहा था। तो इसी दौरान कथा शिल्प की चर्चा हुई है, तो कथा शिल्प पर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसी तरह से समीक्षा करनी होगी। तो उपन्यास सर एक क्वेश्चन है, जी बोलिए। जिंदगी नामा की भाषा वैशिष्ट्य। जी हाँ, तो भाषा शिल्प पर जब हम लोग आएंगे तो भाषा वैशिष्ट्य, इसकी जो भाषा है, जिंदगी नामा उपन्यास में लेखिका ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसका वैशिष्ट्य क्या है, कौन सी भाषा, इसकी भाषा में क्या विशेषताएं हैं, क्या जिंदगी नामा की भाषा सरल है, क्या उसकी भाषा आकर्षक है, क्या बोधगम्य है, कि भाषा आम पाठक की समझ में आने वाली है, क्या भाषा में लाक्षणिकता है, भाषा में क्या चित्रात्मकता है, क्या चित्रात्मक शैली का प्रयोग लेखिका ने किया है। इन सारी बातों का जिक्र भाषा प्रयोग के अंतर्गत की जाती है। तो इसी संदर्भ में हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि जो भाषा वैशिष्ट्य पर आगे चर्चा करेंगे हैं, उसी संदर्भ में जब भाषा शिल्प पर आएंगे तब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि इसकी जो भाषा है, क्योंकि पंजाबी मिश्रित, क्योंकि इसमें मुसलमान लोग भी हैं, पंजाबी लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं। यद्यपि हिंदू और पंजाबी एक ही हैं, पंजाब सिख समुदाय के लोग खुद को हिंदू से जोड़ते हैं, तो विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उपन्यास में मौजूद हैं। इसलिए भाषा भी पंजाबी मिश्रित हिंदी है और उर्दू मिश्रित हिंदी, क्योंकि मुसलमान लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उनकी भाषा उर्दू। तो यद्यपि हिंदुस्तानी मुसलमान उर्दू भाषा प्रयोग नहीं करते, वो लोग हिंदी ही प्रयोग करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो ज़्यादा मुसलमानों के संपर्क में नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जो हिंदुस्तान में बसे हुए लोग, जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनकी भाषा हिंदी ही है जैसा लगता है मुझे। हैदराबाद जाएंगे तो हो सकता है हैदराबाद में वो लोग उर्दू बोलते हों, लेकिन बाकी जगहों पर जो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो अक्सर हिंदी ही बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसकी जो भाषा है वो हिंदी मिश्रित पंजाबी और उर्दू की साझी संस्कृति है। सभी भाषाओं का इसमें थोड़ा थोड़ा करके सम्मिश्रण हुआ है। तो चरित्र निर्माण 10:04 हो रहे हैं, 10:15 तक क्लास लेंगे। थोड़ा सा 10-20 भी हो जाए तो आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि आप तो 32 हो गए हैं, शायद 40 से ऊपर थे, धीरे धीरे करके आंकड़ा खिसकता जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य से सुनना होगा, क्योंकि बात समझ में आ गई तो नोट्स आप लोग आसानी से बना सकते हैं और फिर
आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। तो चरित्र निर्माण का महत्व क्या है? उपन्यास में तो चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो बात कही थी कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र ही समझता हूं, उपन्यास को उन्होंने मानव चरित्र का चित्र मात्र ही समझा, मानव जीवन का चित्र। तो जो मानव जीवन है, मानव जीवन के जो विविध चित्र हैं, उन चित्रों को चित्रांकित करना, उपन्यास में रूपांकित करना ही उपन्यासकार का मूल धर्म हुआ करता है। तो जो चरित्र उपन्यास का एक प्रमुख विषय है, प्रमुख तत्व है, क्योंकि उपन्यास में मानव जीवन के विविध चित्रों का ही वर्णन होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो उपन्यास है हम लोगों का जिंदगी नामा, इसके जो चरित्र हैं, इसके जो कैरेक्टर हैं, वो किस तरह के कैरेक्टर हैं, क्या हम पर वो प्रभाव डाल पाते हैं, क्या हम उनसे प्रभावित होते हैं या नहीं, इस बात का जिक्र यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो पश्चिमी एक अंग्रेजी के प्रमुख उपन्यासकार, नोवेलिस्ट, जिसका नाम है E.M. फोर्स्टर। तो E.M. फोर्स्टर ने क्या कहा था उपन्यास के पक्ष में के अंतर्गत अंतर्वस्तु, चरित्रांकन व परिवेश को उपन्यास के मूल पक्ष उन्होंने माना है कि अंतर्वस्तु यानी कि कथा वस्तु हो, चरित्रांकन हो और परिवेश हो। तो E.M. फोर्स्टर, जिन्होंने जब फ्रांस में, आप लोगों को ध्यान होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब पहली बार प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, प्रगतिशील लेखक संघ 1935 में जब उसकी पहली बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध उपन्यासकार, अंग्रेजी उपन्यासकार E.M. फोर्स्टर ने की थी। तो उसी E.M. फोर्स्टर ने क्या कहा कि उपन्यास में अंतर्वस्तु का होना जरूरी है, चरित्र का होना जरूरी है और परिवेश का होना जरूरी है। उद्देश्य को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उसी तरह से बाकी पश्चिमी जो विद्वान हैं, उन्होंने भी अपने अपने ढंग से उपन्यास में कथा वस्तु के साथ साथ चरित्रांकन, परिवेश निर्माण और जीवन दृष्टि, जीवन दृष्टि का मतलब उनका है संदेश, यानी कि उद्देश्य, इन बातों को उन्होंने ध्यान दिया। तो इस उपन्यास की जो चरित्र सृष्टि है, इस उपन्यास में जिस प्रकार से लेखिका ने चरित्र का निर्माण किया है, शाह जी आते हैं हमारे सामने प्रमुख चरित्र के रूप में, जो बड़े शाह हैं। फिर उनकी पत्नी सहानी जी आती हैं प्रमुख नारी पात्र के रूप में। फिर छोटे शाह, जिनका नाम है काशी शाह, वो आते हैं। उनकी फिर छोटी सहानी बिंद्रा दई एक प्रमुख नारी चरित्र हैं। चाची मेहरी एक कैरेक्टर है, चाची मेहरी, जो उसी डेरा जट्टा गांव की एक प्रमुख महिला है, जो एक प्रभावी नारी चरित्र है। लाली शाह, शाह परिवार का एक बेटा है लाली, वो भी एक प्रमुख कैरेक्टर के रूप में आता है। और राबिया, युवा, गांव की एक युवती राबिया, जो लाली से शायद मोहब्बत करती है। तो ये प्रमुख पात्र हैं। इनके अलावा और ढेर सारे गौण पात्र हैं, सहायक पात्र हैं, जो उपन्यास की कथा को गतिशील बनाने में और उपन्यास को आकर्षक बनाने में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो शाह जी सबसे जो बड़े शाह हैं, वो प्रमुख पात्र हैं। उनके चरित्र में हम लोग देखते हैं कि वो धर्मात्मा का केवल चोगा पहने हुए हैं, मुखौटा धारण किए हुए हैं। दरअसल में वो धर्मात्मा नहीं हैं, बल्कि एक तरह से मक्खी चूस, धर्म की आड़ में वो लोगों का खून चूसने वाले एक मच्छर हैं, जो अक्सर लोगों का खून चूसा करते हैं। तो किस प्रकार से गांव की चौपाल के अंतर्गत तो पूरी कथा गांव वालों को सुनाते हैं। तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, यद्यपि वो शोषण करते हैं, लेकिन समय आने पर गांव के लोगों की मदद भी करते हैं। एक तरह से पूरे इलाके में उनका नाम है। शाह परिवार को लोग जानते हैं, किसानों को संगठित करने में, किसानों को सरकार के
किसान विरोधी रवैयों के लिए खड़ा करने में उनका विशेष योगदान रहता है। उनकी पत्नी सहानी एक धर्मपरायणा औरत है। किस प्रकार से एक भारतीय स्त्री के पारंपरिक गुण उनमें भरे हुए हैं, किस प्रकार से वो एक आदर्श पत्नी बनती है, आदर्श माँ बनती है, और आदर्श पत्नी बनकर के किस प्रकार से हमेशा वो अपने पति का साथ देती है। तो बड़ी सहानी के चरित्र में ये बात दिखाई पड़ती है। काशी शाह, छोटे शाह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। दाम्पत्य जीवन से विमुख होकर के उन्होंने सन्यासी जैसा जीवन जीने का व्रत ले रखा है, और इसी तरह से अपनी पत्नी बिंद्रादयी से वो अक्सर विमुख रहा करते हैं। इसीलिए अक्सर बिंद्रादयी अपने पति से नाखुश रहती हैं और अपने मन की उत्कंठा, अपने यौन उत्कंठा को प्रकट नहीं कर पाती, और फिर अंदर ही अंदर उस कुढ़न को दबाकर ही रख लिया करती हैं बिंद्रादयी। चाची मेहरी उसी प्रकार की एक कैरेक्टर है। लाली छोटे साहब के बेटे हैं। राबिया एक गांव की, उसी गांव की एक युवती है। तो राबिया गांव की अलिये की बेटी है। छोटी उम्र में ही शाह से वो जुड़ी हुई है। तो लाली शाह के साथ उसका संबंध है। तो इस तरह से देखते हैं पूरे उपन्यास में जो कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टरों में से ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई चरित्र हमारे सामने खड़ा नहीं होता जो हमको पूरी तरह से प्रभावित कर दे। इसीलिए हम इस उपन्यास को एक आंचलिक उपन्यास की कोटि में रखते हैं, क्योंकि चाहे बड़े शाह हों, छोटे शाह हों, बड़ी सहानी जी हों, बिंद्रादयी हो, चाचा मेहरी हो, राबिया हो या फिर लाली हो, ये सभी कैरेक्टर उतने मजबूत कैरेक्टर नहीं हैं। जैसा कि झूठा सच में हम लोग जयदेव पुरी को देखते हैं, तो जयदेव पुरी जैसा कोई सशक्त चरित्र इस उपन्यास में दिखाई नहीं पड़ता। जैसा कि हम गोदान की बात करते हैं, तो गोदान में होरी जैसा कैरेक्टर है, उस तरह का कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग नहीं देखते। कोई नारी जैसे कि निर्मला उपन्यास में निर्मला जैसी कोई कैरेक्टर यहाँ नारी पात्रों में, नारी चरित्रों में हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण के बाद लास्ट पॉइंट 10:12 हो रहे हैं, 5-7 मिनट और लेंगे, उसके बाद आज की क्लास क्लोज करेंगे। तो परिवेश और भाषा, जिसकी चर्चा आप कर रही थी कि भाषा वैशिष्ट्य, तो उपन्यास में कथा होती है, चरित्र होते हैं, परिवेश भी होता है और भाषा भी होती है, क्योंकि भाषा के बिना तो साहित्य सृजन ही असंभव है। बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के साहित्य गढ़ा ही नहीं जा सकता, साहित्य निर्माण ही असंभव है। तो एक निश्चित भाषा, क्योंकि भाषा हम लोग पढ़ कर आए हैं कि हमें हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। तो साहित्यकार अपनी भावनाओं को जब अभिव्यक्त करता है तो एक निश्चित भाषा की जरूरत उसको पड़ती है। और परिवेश क्या है? जब उपन्यासकार एक निश्चित कथा का निर्माण करता है, उस निश्चित कथा को निर्माण के लिए उसके लिए एक वातावरण की जरूरत पड़ती है। एक निश्चित परिवेश, एक निश्चित देश काल तथा वातावरण को लेकर ही उपन्यासकार एक उपन्यास लिखता है। बिना परिवेश के किसी भी उपन्यास का निर्माण संभव नहीं है। तो कोई एक निश्चित देश, एक निश्चित समय और एक निश्चित परिवेश को लेकर ही एक लेखक उपन्यास कला का निर्माण करता है। तो इस तरह से अपनी कृति में एक प्रामाणिकता लाता है। अपने उपन्यास को प्रामाणिक, स्वाभाविक तथा यथार्थ बनाने के लिए एक निश्चित परिवेश, एक निश्चित देश काल तथा वातावरण का वह निर्माण करता है। तो इस उपन्यास की यदि हम लोग बात करते हैं, जिंदगी नामा में लेखिका ने जो परिवेश का चित्रण किया है, वह परिवेश एक गांव का परिवेश है, डेरा जट्टा नामक गांव, और उसी गांव के परिवेश को यहाँ पे लेखिका ने प्रस्तुत किया है।
तो आंचलिक सांस्कृतिक दोनों प्रकार के परिवेश इसमें चित्रित हैं। तो परिवेश निर्माण में कथाकार क्या करता है, दो बातों का विशेष ध्यान रखता है। एक तो है बाह्य परिवेश और एक है आंतरिक परिवेश। तो बाह्य परिवेश में पूरा बाह्य परिवेश होता है, गांव, शहर, खेत, खलिहान, सड़कें, ये जो बाह्य परिवेश, पूरी प्रकृति, ये पूरी प्रकृति, पूरा समाज बाह्य परिवेश होता है। और आंतरिक परिवेश क्या होता है, जो मुख्य कैरेक्टर होते हैं, प्रमुख पात्रों की आंतरिक जो मनोभूमि होती है, चरित्रों के मन की बात, मनुष्य की मानसिक दशा का भी चित्रण उपन्यासकार करते हैं। तो आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण, तो ये जो जिंदगी नामा उपन्यास है, इस उपन्यास में लेखिका ने बाह्य परिवेश के साथ साथ पात्रों के आंतरिक परिवेश का भी चित्रण किया है। विशेष रूप से बिंद्रादयी की मानसिक स्थिति का अति सूक्ष्म चित्रण लेखिका ने किया है। चाची मेहरी की जो जीवन संघर्ष है, उसकी भावनाओं को भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। और जो राबिया या क्या कैरेक्टर है, उनका नाम क्या है, एक जो लड़की युवती है जो लाली से प्रेम करती है, तो उसके मन की बात, उसके अंतर्मन की प्यास को, उसके अंतर्मन की क्षुधा को भी यहाँ लेखिका ने बड़े सूक्ष्म ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से पूरे उपन्यास में लेखिका ने दोनों तरह से बाह्य परिवेश के साथ साथ आंतरिक परिवेश का, विशेष रूप से नारी, क्योंकि वो खुद एक औरत है और एक औरत ही दूसरी औरत के मन की बात को अच्छी तरह से जान सकती है, समझ सकती है। इसलिए इस उपन्यास में लेखिका ने, चाहे बिंद्रादयी हो, चाहे बड़ी सहानी हो, चाहे फिर चाची मेहरी हो, चाहे फिर राबिया हो, इन महिलाओं की आंतरिक, उनके मन में यौन उत्कंठा किस प्रकार से बलवती होती है, किस प्रकार अपने मन की बात एक औरत प्रकट तो नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर किस प्रकार से कुढ़ती रह जाती है, एक टूटन महसूस करती है। इन आंतरिक परिवेश के चित्रण में लेखिका ने पूरी तरह से हमारे सामने उन बातों को रखा है कि किस प्रकार से एक नारी के मन में क्या कुछ चल रहा होता है। तो भाषा प्रयोग पर जब हम लोग आते हैं, तो भाषा प्रयोग की जब हम लोग चर्चा करते हैं, इस उपन्यास में जो भाषा प्रयुक्त हुई है, भाषा शिल्प का निर्माण जिस प्रकार से लेखिका ने किया है, वह भाषा अत्यंत जीवंत है। आंचलिक संस्कृति के रंग में रंगी हुई है इस उपन्यास की भाषा। उस पंजाब प्रदेश की पंजाबी संस्कृति के रंग में रंगी हुई आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की पंजाबी मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग लेखिका ने चित्रात्मक शैली में। इस उपन्यास के भाषा शिल्प की सबसे बड़ी मजबूती इसकी चित्रात्मकता एवं बिंबात्मकता है। जब उपन्यास हम लोग पढ़ते हैं तो लेखिका ने जिस तरह की चित्रात्मक एवं संवेदनात्मक शैली का प्रयोग किया है कि ऐसा लगता है कि एक चलचित्र हमारे मानस पटल में चल रहा है। उपन्यास जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, एक एक करके चलचित्र की तरह हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मानस पटल पर एक एक करके सारे चित्र उभर कर सामने आ जाते हैं, एक बिंब खड़ा हो जाता है। और यही लेखिका की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो जो भाषा इस उपन्यास से प्रयुक्त हुई है, आंचलिक भाषा, चित्रात्मक शैली, बिंबात्मक शैली और संवेदनात्मक शैली, या इनको हम कहेंगे कि बिंबात्मक भाषा, संवेदनात्मक भाषा और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग लेखिका ने इस उपन्यास में किया है। बहुत सारे गीत लोहड़ी के अवसर पर, वैसाखी के अवसर पर जो औरतें गीत गाया करती हैं, उन गीतों का भी प्रयोग किया गया है। तथा इसमें काव्यात्मक भाषा, यद्यपि कृष्णा सोबती जी एक कवयित्री के रूप में उभर कर सामने नहीं आई,
यद्यपि प्रारंभिक दौर में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं, फिर भी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग कृष्णा जी ने इस उपन्यास में किया है। तो कुल मिलाकर जिंदगी नामा एक सार्थक उपन्यास कृति है, जिसमें लेखिका ने महाकाव्यात्मक चेतना के साथ उपन्यास का निर्माण किया है। और झूठा सच की भांति जिंदगी नामा भी एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसमें उदात्त कथा है, उदात्त चरित्र हैं, उदात्त भाषा है एवं उदात्त संदेश है। यह उपन्यास पाठक समाज को कई नए संदेश दे जाता है और उन संदेशों को हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक कुशल समाज निर्माण कर सकते हैं। तो 10:20 हो चुके हैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे क्लास लेनी है सर फाइनल ईयर के। ये क्वेश्चन था सर, यहाँ पे उदात्त का मतलब क्या होगा सर? उदात्त का मतलब ऐसा कि मैंने कल भी बताया, महान। महान कोई महान होता है, कोई महान व्यक्ति। गांधी जी को हम महान व्यक्ति मानते हैं, नेताजी को हम लोग महान व्यक्ति मानते हैं। तो महानता जिसमें होती है, असामान्यता, असाधारणता, अद्वितीयता जहां होती है, उसको हम महानता की कोटि में रखते हैं। तो उदात्त का मतलब होता है महान, ओजस्वी, तेजस्वी। तो ऐसी बातें जहां पे होती हैं, तो जिंदगी नामा में ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। तो निश्चय ही इस उपन्यास को हम महाकाव्यात्मक उपन्यास कह सकते हैं। तो कल फिर सर एक नए क्वेश्चन और है सर, जी, एक जी। क्वेश्चन और है जल्दी सर। बोलिए। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है सर, तो ये सब भी उसी ये गिनती में आते हैं सर? जी जी जी, क्योंकि जैसे कि मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, रामदरस मिश्र ने महाकाव्य उपन्यास को महाकाव्य क्यों कहा जाता है। यद्यपि महाकाव्य तो पद्यात्मक कृतियों को कहा जाता था, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे प्रिय प्रवास हो, चाहे साकेत हो, चाहे कामायनी हो, इनको हम लोग महाकाव्य कहते थे। फिर एक उपन्यास को महाकाव्य क्यों कहेंगे? ये तो गद्यात्मक कृति है। लेकिन क्योंकि आधुनिक युग में गद्यात्मक कृतियों का ही बाहुल्य रहा और उपन्यास सबसे लोकप्रिय विधा के रूप में उभरा, इसीलिए उपन्यास को पद्य और गद्य के अंतर को भुलाकर महाकाव्यात्मक रचना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और इसीलिए एपिकल नॉवेल, पश्चिमी साहित्य के अनुकरण पर एपिकल नॉवेल की बात आई, महाकाव्यात्मक उपन्यास की चर्चा हुई और गोदान को इस प्रकार से हम लोग एपिकल नॉवेल यानी कि महाकाव्यात्मक उपन्यास मानते हैं, क्योंकि महाकाव्य के सारे गुण उस उपन्यास में हैं। तो जिन उपन्यासों में महाकाव्य जैसे गुण, जैसे कि खास करके कथा, चरित्र, भाषा और संदेश, इन चारों बातों में महाकाव्यात्मकता के यदि गुण होते हैं, तो हम उस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहते हैं। जी सर, यदि कोई सवाल हो तो आप लोग कल जरा, क्योंकि मेरा जी हाँ सर, सब हाँ, जो उपन्यास है